तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिविल सेवा दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाती है। पहली बार इस दिन को 2006 में मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मीत तक पहुंचाना। अब बात करें अगर 21 अप्रैल को ये दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसी दिन 1947 को मेटकॉफ हाउस दिल्ली में पहली बार सिविल सेवकों को संबोधित किया था और उन्होंने ही सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। वैसे आप जानते हो अखिल भारतीय सेवाएं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष उसकी आयु। और यूपीएससी की बात करें तो संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 14 में। और कौन से आर्टिकल में? 315। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना। बात करें इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और इस बार ये इसका 53वां संस्करण है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा पहले कि आप बताओ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया था? इंपॉर्टेंट है ये। तो आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। अब यह है 22 अप्रैल और 22 की तिकड़ी आपको याद है? 22 से 3 लगातार डेज मैंने आपको याद करवाए थे, जैसे कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को और बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जिसे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान में रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और नवाचार यानी कि इनोवेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और 15 से लेकर 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। तो याद रखना हर साल हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखना इस बार इसका 30वां समारोह ये कहां पे आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के रीवा में। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। और आप जानते हो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसकी सिफारिश पे ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो प्रश्न उल्टा भी आ जाता है कई बार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान के नागौर से। खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ, लागू हुआ। और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया था। कौन सा आर्टिकल है? 243 से 243O। और ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ। इसी कारण से हम 24 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं। तो अब आपको समझ में आया 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अभी इसी साल 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? इंदौर में हुआ था। उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। चलिए फिर बताइए, WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो आंसर होगा बिग कैच अप। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलो ये बताओ, ये कब से कब तक ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह ये मनाता है? तो आंसर होगा 24 से लेकर 30 अप्रैल तक, जिसकी इस बार थीम है बिग कैच अप। तो सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए
अप्रैल के आखिरी सप्ताह के दौरान हर साल ये विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, हर साल मनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर करना 16 मार्च को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है किताबें पढ़ने, लिखने, ट्रांसलेट करने, पब्लिशिंग और कॉपीराइट के महत्व को दर्शाना। इस बार की थीम की बात करें तो इंडिजिनस लैंग्वेजेस विच नीड टू बी प्रिजर्व्ड। आप जानते हो 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? गीतांजलि श्री को, उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, यानी कि रेत की समाधि, जिसका ट्रांसलेट किया था, अनुवादक थी डेजी रॉकवेल। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली में उसकी लार में प्लाज्मोडियम परजीवी होता है और जब वो काटता है हमें तो ये परजीवी, ये प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में चला जाता है, उसके कारण से ये मलेरिया होता है। और इस बार की थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट, यानी कि शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। वैसे मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2030 का है। और अगर पूछे टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य 2025 का है। आपको याद है अभी ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? घाना देश। वैक्सीन का नाम है 21 मैट्रिक्स एम। और याद होगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को अभी मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। अच्छा, एक वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे भी होता है, विश्व मच्छर दिवस, वो 20 अगस्त को होता है। और एक वर्ल्ड डेंगू डे भी होता है, वो 16 मई को होता है। और डेंगू किसके काटने से होता है? मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो आंसर होगा रोवन विल्सन। तो अभी रोवन विल्सन ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत चीफ जस्टिस बन गए हैं। और आपको पता है अमेरिकी सिक्के पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो। और यूएस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने अभी क्लाउडिन गे नाम है। आप जानते हो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने? अरुण सुब्रमण्यम। अभी न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला SS राजामौली को, उनकी मूवी RRR के लिए। और दुनिया का सबसे धनी शहर कौन सा बना? न्यूयॉर्क बना। ये तो अभी हमने पढ़ा भी था, याद रखना पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में क्यूबा गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा मिगुएल डियाज कैनल। तो अभी क्यूबा गणराज्य के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं मिगुएल डियाज कैनल। देखो इसकी कैपिटल हवाना होती है और करेंसी है क्यूबन पैसो। बाकी कतर के प्रधानमंत्री बने अभी शेख मोहम्मद, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने बोला टिनुबू और चेक गणराज्य के बने प्रेसिडेंट पेट्र पावेल। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अरुण सिन्हा को। तो अभी सरकार ने अरुण सिन्हा को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और ये क्या होता है? ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जिसे भारत में सन 2004 में स्थापित किया गया था। और ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत उसके अधीन काम करता है। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO ऑफिस को रिपोर्ट करता है। इसका काम यही है, भारत सरकार की जितनी भी खुफिया एजेंसियां होती हैं उन्हें तकनीकी खुफिया सूचना प्रदान करना। तो इसके अध्यक्ष बन गए अरुण सिन्हा, का नाम याद रखना आप तो। और अरुण से ही अरुण सुब्रमण्यम का नाम याद आएगा, अभी न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने। बाकी सुधा शिव कुमार फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष बनी, जबकि अर्नब बनर्जी सीएट जो टायर कंपनी है उसके MD CEO बने थे। तो नाम इनके सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए CMD कौन बन गए, तो आंसर होगा A माधव राव। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है।
जिसकी स्थापना होती है 1970 में। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको हैदराबाद में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्देशित मिसाइल और संबंध रक्षा उपकरणों का निर्माण करना। और अभी इसी के सीएमडी बने हैं ए माधव राव। आप जानते हो अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने? ललित कुमार गुप्ता। नीति आयोग के सीईओ कौन बने? बीवीआर सुब्रमण्यम। और एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। तो ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ऋषि सुनक के द्वारा यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ओलिवर डाउडेन को। तो यूके में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हो, यही है ऋषि सुनक, जिन्होंने ओलिवर डाउडेन को यूके का नया उप प्रधानमंत्री नामित किया है। उनसे पहले उप प्रधानमंत्री थे डोमिनिक राब, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ब्रिटेन के सम्राट कौन? चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। और अभी आपको याद है यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर बने थे सब्बी सुब्रमण्यम। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, इसका आयोजन यूके ने किया था, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। भारत और यूके के बीच में कोंकण एक्सरसाइज भी होता है। बाकी देखो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अलेक्जेंडर सेफरिन, अभी ये UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने। दिल्मा रोसेफ, ये वैसे तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं, लेकिन अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी। और सर जेरेमी फरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया अभी। तो ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो अभी HSBC इंडिया बैंक ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये ध्यान रखना। HSBC इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1853 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? हितेंद्र दवे। आपको याद है भारत का पहला रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया था HSBC इंडिया ने ही। और पहले विराट कोहली की बात करें तो अभी ये नॉइज जो कंपनी है उसके स्मार्ट वॉच जो उसका कलेक्शन है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली ही है। चलिए फिर बताइए, अभी जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा। तो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने अभी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और डेली अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको फटाफट से याद आ गया होगा, यार अभी जियो सिनेमा ने तो किसी और को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो हाँ, किसे बनाया था? सूर्य कुमार यादव को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संदीप सिंह को। तो रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को अभी राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है, या यूं कहूं ये दूसरे नंबर के हैं, पहले नंबर के तो बिपिन रावत जी थे, दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? जनरल अनिल चौहान। बाकी टाटा पावर के MD/CEO बने प्रवीर सिन्हा। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बने थे अभी अजय सिंह। और TCS के CEO बने के कृतिवासन। ये नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में BEML, इसका मतलब होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसके CMD के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शांतनु रॉय को। तो अभी शांतनु रॉय को BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। BEML ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। इसकी स्थापना होती है 1964 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में। अभी फिक्की के महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने थे शैलेश पाठक, उनका नाम है। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला नाम है। और सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन? रश्मि शुक्ला इनका नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान रखेगा। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋषभ पंत को। तो अभी स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसी तरह से अभी आपको याद होगा, अभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने रणवीर सिंह को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वैसे तो रणवीर सिंह अभी पेप्सी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 1 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा महावीर सिंह फोगाट को। तो विश्व प्रसिद्ध पहलवान और ट्रेनर महावीर सिंह फोगाट को भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट 1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब वे भारत में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। अच्छा, अभी पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने थे? क्रेग फुलटन, साउथ अफ्रीका से हैं। अभी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे राजेश मल्होत्रा। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बने थे अजय सिंह। ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसके अनुसार अमेरिका और चाइना के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा। अब यूनिकॉर्न क्या हो गया? यूनिकॉर्न मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो भारत में टोटल 138 यूनिकॉर्न्स हैं और उनमें से भी 70 भारतीय सह संस्थापकों के द्वारा स्थापित किए गए, लेकिन उनका मुख्यालय भारत के बाहर है, जबकि 68 यूनिकॉर्न्स का मुख्यालय भारत में है। तो अगर देशों की लिस्ट देखते हैं, यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, तो टॉप पे अमेरिका है, 666 यहाँ पे यूनिकॉर्न है। दूसरे पे चाइना है और तीसरे स्थान पे है भारत। वहीं अगर शहरों की रैंकिंग भी जारी की गई है, शहरों किस शहर में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, तो पहले पे सैन फ्रांसिस्को अमेरिकी शहर है, दूसरे पे न्यूयॉर्क, ये भी अमेरिका का है, और तीसरे पे है चाइना का बीजिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना था? नियो बैंक ओपन। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के रैंक क्या है? तो आंसर होगा 38। तो भारत ने वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार किया है। मतलब 2018 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत की रैंक 44 थी और अब 38 है। कितने देशों में पूछोगे तो 139 देशों की लिस्ट में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, 44 से 22 हो गई है रैंकिंग। देखो, पहले वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। स्थापना होती 1944 में, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, मास्टर कार्ड के जो पूर्व सीईओ हैं। इनसे पहले थे डेविड मालपास। चलो बताओ, अभी ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को किसने जारी किया था? वर्ल्ड बैंक ने ही। और वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे इंदरजीत गिल। और वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि 2022 में $100 बिलियन प्रेक्षण प्राप्त करने वाला पहला देश बना भारत। और सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ पे आया? प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस, जो हम दूसरे देशों में जा जाकर पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं ना, उसे रेमिटेंस कहते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ से आया? अमेरिका से। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी और रिपोर्ट जारी करता है? एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, एक रेमिटेंस रिपोर्ट देखा हमने, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया। जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को इसने जारी करना बंद कर दिया। व्यापार सुगमता सूचकांक, ये ध्यान रखना। एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक की जारी करता है। फिर बताइए, अभी UNFPA, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं। वैसे आपको पता चल ही गया है, या पहले से आपको पता है कि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया अब नंबर 1 हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कौन नंबर 1 हो गया, वो तो आप बता दोगे। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं, तो आंसर होगा 2.9 मिलियन। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार भारत 1.39 अरब लोगों की कुल आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर पे चाइना आ गया। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। इसमें कहा गया है कि भारत की पॉपुलेशन 142.86 करोड़ है, जबकि चाइना की 142.57 करोड़ है। चलिए फिर बताइए, अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने इतिहास में पहली बार देश भर में जल स्रोतों की गणना की है और इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल स्रोतों को शामिल किया गया है, जैसे कि तालाब हो गया, टैंक हो गए, झील वगैरह वगैरह। तो
तो देश में कितने जल निकाय हैं, जलाशय हैं या वाटर बॉडीज हैं, तो इसमें इस डेटा में संख्या दी गई है, ये संख्या ध्यान रखना है 24,24,540। और इसमें यह बताया गया कि इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में जो जलाशय हैं, जल निकाय हैं, वो 97.1% है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है, और शहरी क्षेत्रों में 2.9% है। वहीं अगर राज्य वाइज बात करें कि सबसे ज्यादा जल निकाय किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है 7.47 लाख। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और सबसे कम जल निकाय कहां पर है तो सिक्किम में है। ये डेटा भी याद रखना, सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां। और देखो जितने भी जल स्रोत हैं उनमें सबसे ज्यादा तालाब हैं। मैंने कहा ना जल स्रोत कौन कौन से कंसिडर किए, तालाब, टैंक, झील वगैरह जितने भी हो गए। तो इसमें जब इन्होंने काउंटिंग की तो सबसे ज्यादा क्या देखा, सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडीज हैं या जल स्रोत हैं वो तालाब की फॉर्म में है। और अगर आप पूछोगे कि तालाब ये भी किस राज्य में सबसे ज्यादा है तो भी आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक हैं और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा झीलें बताई गई हैं। ये जो डेटा इन्होंने जारी किया है ना, उसको बता रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। तो ध्यान रखना ये सारे लिखे हुए पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। और जल संरक्षण में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट आई थी। उसमें दूध उत्पादन में राजस्थान टॉप पे था, ऊन उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पे है, अंडे उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, तो मांस उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे था। और अभी आपको याद आएगा जल जीवन मिशन, ये कब लॉन्च हुआ था 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। और भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। चलो ये बताओ, पानी की कमी से निपटने के लिए अभी जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। और अभी विश्व जल सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी के किनारे। बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहां पर जल जन अभियान शुरू किया था, राजस्थान के सिरोही में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी टाइगर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, टाइगर गणना के बारे में, जो 200 बढ़ गए हैं 2018 में 2967 थे, जो 200 बढ़कर के अब कितने हो गए 2022 में 3167 हो गए हैं। टाइगर तो छोड़ो, इंसान भी बढ़ गए हैं, मतलब जनसंख्या के मामले में भारत अब नंबर 1 आ गया। कितनी जनसंख्या बताई गई डेटा वाइज बात करें तो 142.86 करोड़, और चाइना की बताई गई 142.57 करोड़, मतलब चाइना से हम 29 लाख आगे निकल गए हैं। डेटा के अनुसार बात कर रहा हूं मैं सारी आपसे, ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां पे खोला, तो आंसर होगा अबू धाबी। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये बहुपक्षीय विकास बैंक है, यानी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो स्थिरता पर केंद्रित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण को प्राथमिकता देता है। इसकी स्थापना होती है 2016 में। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। प्रेसिडेंट है जिन लिकन, और अभी वाइस प्रेसिडेंट बने थे उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इसी तरह से आपको याद होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, चलो बताओ ये किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलेगा, तो आंसर होगा मलेशिया में। चलिए फिर बताइए, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम ये कहां पे तैयार किया जा रहा है, तो आंसर होगा शिलोंग में। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, तो शिलोंग के पोलो में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया है, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये एक बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम होगा, जिसमें कई सारे गेम्स जैसे कि बास्केटबॉल, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल जैसे कई अन्य खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। देखो स्टेडियम की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स या उससे संबंधित प्रश्न जो भी न्यूज में थे मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। आप जानते ही हो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा गुजरात में, और भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बन रहा है, राजस्थान के जयपुर में। चलो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, बताओ अभी रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पे रखा गया,
तो आंसर होगा रानी रामपाल। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है। यहीं पे अभी 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि इसका 15वां संस्करण था, जिसमें विजेता रहा जर्मनी, उप विजेता है बेल्जियम। और इसी तरह से मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम, जो कि पंजाब में है, उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया, ये भी अच्छा प्रश्न है। और बाइचिंग बूटिया के नाम पे नामची सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। तो स्टेडियम से संबंधित ये कुछ आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ध्यान रखना इनको, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी चुनाव आयोग ने कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम के ऑप्शन की घोषणा की है। लेकिन याद रखना, ये विकल्प सभी के लिए नहीं है, ये विकल्प उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा हो चुकी हो, उसके अलावा विकलांग लोगों के लिए है ये ऑप्शन। तो 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 8900 व्यक्तियों और विकलांग लोगों ने वोट फ्रॉम होम ऑप्शन को चुना है। बाकी चुनाव आयोग के बारे में तो आप जानते ही हो, जैसे स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है। वर्तमान में इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। चलिए फिर बताइए, वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक राज्य के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। इससे पहले आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को जारी किया था। अच्छा, आप तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक योजना है, उसका नाम क्या है? फेम योजना। अब आप पूछोगे ये कब शुरू हुई थी? 2015 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है, तो आंसर होगा 2070। और अगर आपसे पूछे कि रेलवे का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है, 2030 का। वैसे भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का है? 2047। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य हमारा है 2025, जबकि मलेरिया का है 2030। अच्छा, आपको पता है अभी सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है कि पेट्रोल हो गई, गैस हो गई, डीजल हो गई, इनकी गाड़ियों को हटाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को लेकर के आना है। इससे उल्टा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि ई स्कूटर पर बैन अभी किस देश ने लगाया, तो आंसर होगा पेरिस में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक फैक्ट्री बनेगी? तेलंगाना में। कौन बनाएगा? अमेरिका की एक कंपनी है बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? गुजरात की केवड़िया सिटी। यहीं पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगी, जो कि सरदार पटेल जी की स्टैच्यू है, साधु बेट द्वीप पर है, नर्मदा नदी के किनारे, जिसके वास्तुकार हैं राम वी सुतार। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना? हिमाचल प्रदेश के काजा में। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल का दौरा किया और केरल की कैपिटल तिरुअनंतपुरम में एक डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी है। आप जानते हो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये कहाँ पे स्थापित हुआ? बेंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क स्थापित हुआ मुंबई में। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क आपको मिलेगा दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में, जबकि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये आपको मिलेगा केरल में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन ये कहां पे स्थापित हुई? तो आंसर होगा असम में। तो IGGL यानी कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने असम में एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का निर्माण किया है। और किस नदी के नीचे? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। और किन किन के बीच? जोरहाट और माजुली के बीच में।
इसकी लंबाई की बात करोगे तो 4080 मीटर इसकी लंबाई है और इस पाइपलाइन का व्यास यानी कि डायमीटर है 24 इंच का। और याद रखना ये जो परियोजना है, ये जो पाइपलाइन है, ये नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड परियोजना का ही एक भाग है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और इस नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड परियोजना की लंबाई की बात करोगे तो 1656 किलोमीटर है। मतलब ये बहुत बड़ी परियोजना है। मतलब हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है वहां पे गैस पहुंचाने के लिए ये परियोजना है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में कौन सा सबसे बड़ा नदीय द्वीप स्थित है? तो आंसर होगा माजुली द्वीप। और आप जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपको राष्ट्रीय जलमार्ग 2 मिलेगा, डुबरी से सादिया के बीच। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहां पे शुरू की? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की 2 दिनों की यात्रा पर थे। यहाँ पे इन्होंने कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। और इसमें क्या होगा? इसमें आप कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों, 10 आइलैंड का सफर कर पाओगे, वो भी बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट में। ये जो इलेक्ट्रिक बोट है इसी को कहा गया है जल मेट्रो। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी शुरू किया, जो कहां से कहां चलेगी? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलेगी। अभी तिरुवनंतपुरम में ही उन्होंने डिजिटल साइंस पार्क का भी उद्घाटन किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस बनाकर इतिहास रचा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस बनाकर इतिहास रचा है। तो अभी हिमाचल प्रदेश ये अज्ञात शवों के लिए विशेष रूप से एक डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसके तहत अब तक अज्ञात शवों के 150 डीएनए सैंपल का डेटा कलेक्ट हो चुका है। तो ये डेटाबेस शवों की पहचान करने में काफी मदद करेगा, जिससे किसी की भी पहचान करने में आसानी होगी। इसके अलावा ये डेटाबेस अपराधियों को पकड़ने में भी काफी मदद करेगा। वैसे इस डीएनए प्रोफाइल डेटाबेसिंग और मैचिंग टेक्नोलॉजी को अमेरिका के स्मॉल पॉड टीएम सॉफ्टवेयर से 55 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसकी क्षमता है 20,000 डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की। साथ ही इसकी जो कैपेसिटी है इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। फिर बताइए, अभी हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई? तो आंसर होगा दीपिका मिश्रा। एक्चुअली में मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए राजस्थान की रहने वाली एक हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वायुसेना पदक यानी कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस तरह विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ये वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी 2 इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक और 13 अधिकारियों और वायु योद्धाओं को वायुसेना पदक यानी कि शौर्य पदक से सम्मानित किया गया, लेकिन दीपिका मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और नेवल चीफ हैं आर हरि कुमार। आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। अभी मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 मिला उत्साह पटनायक को। मिस इंडिया 2023 चुना गया नंदिनी गुप्ता को, ये कोटा राजस्थान से हैं। और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला है आलिया मीर को, ये कश्मीर से हैं। नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शकीरा को। तो कोलंबिया की गायिका शकीरा को पहली बार लैटिन वुमेन इन म्यूजिक गाला में बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये लैटिन संगीत उद्योग के महिला कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। शकीरा की बात करें तो 3 ग्रैमी पुरस्कार और 12 लैटिन ग्रैमी पुरस्कार ये जीत चुकी हैं। और शकीरा ने अपने उत्कृष्ट गानों के लिए क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का खिताब भी जीता है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अपना दूसरा बार्सिलोना खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। तो स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्काराज,
जिन्होंने अभी स्टेफानोस सित्सिपास को हरा करके लगातार अपना दूसरा बार्सिलोना खिताब जीत लिया है। और ये स्टेफानोस सित्सिपास ये कहां से है? ये ग्रीस से है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ये आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं, या यूं कहूं कि विराट कोहली और शिखर धवन के बाद तीसरे भारतीय बन गए हैं। अच्छा, अभी आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ये सबसे तेज यानी कि सबसे कम पारियों में 6000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने अभी आईपीएल में। और अभी आईपीएल में ही सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? केएल राहुल। अच्छा, यूं बताओ, आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। ये 2022 के आईपीएल की बात है। और आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? कगिसो रबाड़ा, पंजाब किंग्स के हैं ये। पिछला वाला आईपीएल किसने जीता था, जो किसका 15वां संस्करण था? गुजरात टाइटंस ने, उसके कप्तान है हार्दिक पांड्या, हराया था राजस्थान रॉयल्स को। यूं बताओ, अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 जो हुआ, किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, जिसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। किसे हराया या उप विजेता कौन रही? दिल्ली कैपिटल्स, जिसके कप्तान है मैग लेनिंग। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। गैरी बैलेंस मूल रूप से जिम्बाब्वे के हैं। अच्छा, वैसे गैरी बैलेंस 2 अलग अलग देशों की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए शतक जमाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज हैं। तो पहले कौन थे ऐसा करने वाले? केपलर वेसल्स। वे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की ओर से खेले थे। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। तो अभी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को सम्मानित किया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पे अभी 24 अप्रैल 2023 को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर गेट का अनावरण किया गया। ये दोनों डॉन ब्रैडमैन, एलन डेविडसन और आर्थर मॉरिस के क्लब में अब शामिल हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। अभी हमने पढ़ा भी था, उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन मनाया, उसी मौके पर यह सब हो रहा है। एक्चुअली में सचिन ने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 22 अप्रैल 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 131 गेंदों पर 143 रनों की पारी खेली थी, और वह पारी धूल भरी आंधी के नाम से मशहूर है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया? मणिपुर में। तो अभी मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस बार ये इस उत्सव का 5वां संस्करण है। हुनथड़ो त्योहार ये एक वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है। यहाँ पे हुन का मतलब हो गया नववर्ष, और थड़ो यहाँ का एक समुदाय है, एक जनजाति है, जिसके द्वारा इसे मनाया जाता है। ये 2 दिन तक मनाया जाने वाला एक उत्सव है। और मणिपुर से आपको याद दिला दूं, अभी 50वां शुमंग लीला फेस्टिवल मनाया गया, याओशेंग फेस्टिवल यहाँ मनाया गया, संगाई फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, अभी गान नगाई फेस्टिवल मनाया गया था, शिरुई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का भी उद्घाटन किया था। चलिए फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया में। तो अभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 मेले का आयोजन ये ऑस्ट्रिया में किया गया। ये विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है, जिसमें भारत की ओर से हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने हिस्सा लिया। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि पर्वतमाला परियोजना के तहत भारत सरकार की योजना है कि 5 सालों में
1200 किलोमीटर से अधिक रोपवे लंबाई की 250 से अधिक परियोजनाओं का विकास करना है। वैसे ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या होती है? वियना। और अगर आपसे पूछा जाए कि वियना किस नदी के किनारे स्थित है, तो डैन्यूब नदी के किनारे। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023, बताओ इसका आयोजन कहां हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान नाम से एक परियोजना को शुरू किया है। इसमें क्या होगा भाई? जैसा कि नाम से क्लियर है, हर पंचायत में एक उच्च गुणवत्ता वाले खेल के मैदान की स्थापना की जाएगी। अभी मुख्यमंत्री साहब ने इस परियोजना का उद्घाटन कहां से किया? कलिक्कड़ नाम की जगह से किया। चलो ये बताओ, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी? तो आंसर होगा केरल। बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये हुआ था गुजरात के कुनरिया गांव में। और अभी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बनी है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? तो गंजम जिला पंचायत को। ये गंजम जिला आपको मिलेगा उड़ीसा में। अब देखो बात यहाँ, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में तेजस्वी कार्यक्रम ये कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों में उद्यमशीलता का विकास करने और उनका कौशल बढ़ाने यानी कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये तेजस्वी कार्यक्रम को शुरू किया है। मतलब बच्चों में ये विचार लाए जाएंगे कि वे बड़े होकर नौकरी लगूंगा, जॉब करूंगा, ये नहीं सोचें, बल्कि ये सोचें कि मैं एक उद्यमी बनूंगा, व्यापार खड़ा करूंगा और दूसरों को जॉब दूंगा। बताओ, मतलब आप कह सकते हो सरकार टेंशन फ्री होना चाहती है कि आप उनसे जॉब नहीं मांगो, सरकार से आपस में जॉब निकालो और आपस में जॉब बांट लो। अच्छा, अगर बात करें प्रश्न की, तो इस तेजस्वी कार्यक्रम को अभी मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? सप्ताह में 3 दिन 40-40 मिनट की स्पेशल क्लासेस चलाई जाएंगी बच्चों की। और कौन कौन सी कक्षा वाले बच्चों की? 9वीं और 11वीं वाले बच्चों का भेजा बांधा जाएगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने नशीले पदार्थों के पूरे नेटवर्क को नष्ट करने के लिए मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। वैसे अमित शाह ने कहा है कि हमें 2047 तक मादक पदार्थ मुक्त भारत बनाना है। यहाँ पे गृह मंत्री जी ने मादक पदार्थों की अवैध खेती का पता लगाने के लिए मैप ड्रग्स नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया और अवैध दवा के व्यापार को रोकने के लिए मानस नाम से एक कॉल सेंटर भी स्टार्ट किया। आप जानते हो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? राजीव सिंह रघुवंशी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल शुरू हुआ था, 2022 की बात है ये, तो उस पोर्टल का नाम बता सकते हैं कोई? तो आंसर होगा निदान। अभी दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना? सीरिया। मतलब इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी इकोनॉमी ही नशे के निर्यात पर निर्भर है। अच्छा यूं बताओ, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? अभी कुछ महीने पहले ही हमने पढ़ा। तो आंसर होगा गरुड़। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने बीज का जो उत्पादन है, बीज की जो क्वालिटी है, बीज का जो प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेशन है, उससे संबंधित जो भी चुनौतियां आ रही है उससे निपटने के लिए अभी ये साथी पोर्टल को और एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इसका विषय क्या है? उत्तम बीज समृद्ध किसान। तो इस सिस्टम के अंतर्गत एक क्यूआर कोड होगा जिससे आप बीज को ट्रेस कर सकोगे कि आपका बीज सही है या नहीं है। साथ ही की फुल फॉर्म भी है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंटरी। अच्छा, ये तो हो गया साथी एप्लीकेशन या साथी पोर्टल। इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं पहले,
कि बताओ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी ने महिलाओं के लिए साथ नाम से एक पहल शुरू की थी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जयदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट, इसका विमोचन किया, इसको लॉन्च किया। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जयदीप मुखर्जी का संबंध किससे है? तो आंसर होगा टेनिस से। तो दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट, इसको लॉन्च किया है। ये बुक टेनिस के बारे में नहीं है बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में है, ऐसा उन्होंने कहा। आप जानते हो अभी महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा जिसका नाम है अनजान साक्षी, इसको रिलीज किया था। अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई जिसका नाम है उंग लिल ओरुवन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बीबी माई स्टोरी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? NK सिंह। NK मतलब होता है नंद किशोर सिंह। इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। और जो चेस प्लेयर हैं या यूं कहूं कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। सुरेश रैना की क्या है? बिलीव। प्रिंस हैरी की है स्पेयर। और प्रियंका चोपड़ा की क्या है? अनफिनिश्ड। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है बुक्स, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, किस देश के द्वारा टाइफा 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा केन्या। तो केन्या ने अभी कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग बेस में एलन मस्क की रॉकेट कंपनी है स्पेसएक्स, उसके एक रॉकेट पर अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है ताइफा 1, इसको लॉन्च किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? केन्या को आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए बाढ़, सूखा और जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा को एकत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। केन्या की कैपिटल नैरोबी है और आप जानते हो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय आपको यहीं पे मिलेगा। करेंसी केन्या शिलिंग है, प्रेसिडेंट है विलियम रूटो। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कौन सा IIT तंजानिया में अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ये अफ्रीकी देश तंजानिया के जांजीबार में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा और इसी साल अक्टूबर माह तक ये वहां पे कक्षाएं भी लेना शुरू कर देगा। और याद रखना, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थापित होने वाला पहला IIT होगा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस IIT ने अबू धाबी में अपना परिसर स्थापित किया? तो IIT दिल्ली ने। और मलेशिया में किसने स्थापित किया था? IIT खड़गपुर ने। चलो बताओ, अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये कहां पे अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? अभी पढ़ा था हमने करंट अफेयर्स में ही। तो आंसर होगा अबू धाबी में। तंजानिया की कैपिटल क्या होती है? एक तो ये याद रखना, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। और एक और पॉइंट याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे आप कहते हो माउंट किलिमंजारो, ये आपको तंजानिया देश में ही मिलेगी। वैसे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया लेक। और इसी के बीच में से निकलती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। पहले मैं आपको IIT मद्रास से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट से रिवाइज कराता हूँ। अभी सारंग फेस्टिवल, यह भी 2023 की ही बात है, जनवरी की। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? IIT मद्रास में। और अभी एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भरोस, इसको डेवलप किया था IIT मद्रास में। अभी हमने पढ़ा था दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस डेवलप किया था IIT मद्रास ने ही। और अभी IIT मद्रास ने वॉर्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता। इसे शिक्षा का ऑस्कर कहा जाता है। और IIT मद्रास ने एक रोबोट है जिसका नाम है होमोसेप, ये भी डेवलप किया था सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। उसके अलावा IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया। और IIT मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर भी डेवलप किया था, उसका नाम रखा था नियोबोल्ट। तो IIT मद्रास से संबंधित इस प्रश्न में सारे मैंने आपको प्रश्न बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी। एक्चुअली में सूडान में देश की सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच में घातक लड़ाई चल रही है जिसमें अभी तक कई भारतीय भी मारे जा चुके हैं। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने घोषणा की है कि सूडान में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा।
और इसी के लिए ये ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। इसके लिए INS सुमेधा को काम पे लगाया गया है। अच्छा, इसी तरह से ऑपरेशन दोस्त आपने सुना होगा। अभी टर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप आया था, तो वहां पे मदद के लिए भारत ने ये ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। बाकी ऑपरेशन गंगा आप जानते ही हो, यूक्रेन में रशिया के बीच में पिछले साल युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने यह ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए यह ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। तो ये ध्यान रखना, सारे एग्जाम के लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड, इसका आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा एस्टोनिया में। तो अभी नाटो ने लॉक्ड शील्ड 2023 नामक साइबर डिफेंस अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पे? एस्टोनिया देश के टालिन में। ये नाटो के द्वारा किया गया दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सैन्य अभ्यास है। इस लॉक्ड शील्ड अभ्यास में रियल टाइम हमलों से कंप्यूटर सिस्टमों की सुरक्षा की गई और जोखिमपूर्ण स्थितियों में टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक फैसले लेने का अभ्यास इसमें किया गया। अच्छा, नाटो की बात करें, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। और अब इसके सदस्य देश 31 हो चुके हैं। अभी 31 नंबर का बना था फिनलैंड। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा साउथ कोरिया। अच्छा, यहाँ पे एस्टोनिया से भी एक प्रश्न आपका बनता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको हम कौन सा देश कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? तो वॉल्टिक कंट्रीज कहते हैं, वॉल्टिक देश। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया? तो आंसर होगा पंजाब। तो शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और 5 बार के पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का अभी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।